In this question, it is given that the wavelength of K alpha X-ray of tungsten is 21.3 picometer. तो K alpha X-ray का जो वेवलेंथ है वो है 21.3 पिकोमीटर. ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका एनर्जी निकाल लेंगे. टंगस्टन का K अल्फा लाइन का एनर्जी हो जाएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और इसको हम लोग इंटू 10⁻³ पिकोमीटर बना देते हैं, डिवाइडेड बाय 21.3 पिकोमीटर. पिकोमीटर पिकोमीटर कैंसिल हो जाएगा और यहां से हम लोग को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 58.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमें के अल्फा शेल का एनर्जी मींस के अल्फा लाइन का एनर्जी मिल गया. अब के अल्फा का एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ एल शेल माइनस एनर्जी ऑफ के शेल, क्योंकि के अल्फा लाइन का मतलब होता है ट्रांजिशन फ्रॉम एल टू के. तो इसका मतलब जो के अल्फा लाइन का जो एनर्जी है उसका एनर्जी का वैल्यू होगा इसका और इसका शेल का डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस. सो EL माइनस EK का वैल्यू हमारे पास है 58.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ इट टेक्स 11.3 kilo electron volt to knock out an electron from the L shell of tungsten atom. मतलब इससे इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी तक लेके जाने के लिए 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी खर्च होता है. ठीक है, अगर 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी खर्च होता है, इसका मतलब इस शेल का एनर्जी कितना होना पड़ेगा, इस शेल का एनर्जी होना पड़ेगा -11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इंफिनिटी का एनर्जी 0 है, -11.3 था. अब अगर उसको 0 बनाना है तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना ही पड़ेगा. ठीक है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एनर्जी ऑफ एल शेल इज -11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसका मतलब यहां से द एनर्जी ऑफ के शेल कितना आएगा, तो जस्ट इसको यहां पुट कर देंगे, तो इससे हम लोग को एनर्जी ऑफ के शेल मिलेगा दैट इज -69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब के शेल का एनर्जी आ गया है, तो अब के अल्फा लाइन आएगा कैसे, जब के शेल से कोई इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा. अब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट a shell knock out an electron from K shell is equal to 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसका इतना एनर्जी है, अगर इसको नॉकआउट करना है मतलब इंफिनिटी तक लेके जाना है तो इतना एनर्जी तो देना ही पड़ेगा, इतना मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो इसका मतलब कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना होना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास इतना मिनिमम एनर्जी होना ही पड़ेगा. तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हैज टू बी इक्वल टू 69.5 किलो वोल्ट. इतना एनर्जी अगर नहीं है तो के अल्फा एक्सरे तो नहीं निकल सकता है. सो द आंसर विल बी 69.5 किलो वोल्ट. In this question, it is given that an electron in a hydrogen-like atom is in an excited state and it has an energy of -3.4 electron volt. So if the electron has energy -3.4 electron volt, that means this is equal to -13.6 into Z square divided by N square. So from this we will get N is equal to 2. Okay, anyways, you should always remember that for n equal to 2, the energy is -3.4 electron volt. Then calculate the kinetic energy and the de Broglie wavelength of the electron. So the kinetic energy is equal to the magnitude of total energy, and that will be equal to 3.4 electron volt. And then we need to find the de Broglie wavelength of the electron. Now the de Broglie wavelength is equal to, for an electron, is 150 by V angstrom. So from this we can write this as under root 150 by, just we will write the voltage. So this electron, if it has an energy of 3.4 electron volt, that means it has been accelerated by 3.4 volt. So I'll divide it by 3.4 angstrom. Okay, so from this you will get the wavelength is equal to 6.41 angstrom. Okay, so we have got the kinetic energy as well as the de Broglie wavelength. In this question, it is given that a potential difference of 20 kilovolt is applied across an X-ray tube. Then the minimum wavelength of the X-rays generated is.
तो अगर 20 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा वो हो जाएगा 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये पूरा का पूरा एनर्जी अगर एक्सरे में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग को एनर्जी ऑफ एक्सरे मिल जाएगा जो कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे होगा। सो दिस इज ऑल्सो द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे, क्योंकि एक्सरे बन किससे रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ही बन रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे ये है। और अगर ये मैक्सिमम एक्सरे है तो इससे हमें मिनिमम वेवलेंथ मिल जाएगा। So I will write 20,000 electron volt is equal to hc by lambda. तो यहाँ से lambda min जो आएगा minimum wavelength will be equal to hc divided by 20,000 electron volt. ठीक है, अगर इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो ये मेरे को 0.61 एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा। ओके, in this question it is given that the binding energy per nucleon for deuteron and helium are 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ड्यूटेरॉन का और हीलियम का दे दिया है 1.1 और 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। देन द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू ड्यूटेरॉन्स फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल हीलियम न्यूक्लियस, मतलब 1H2 प्लस 1H2 से मिल रहा है He2 4। ठीक है, तो इसका Q वैल्यू या एनर्जी रिलीज निकालना है। हमें पता है Q वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन और एनर्जी रिलीज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट न्यूक्लियस। अब बाइंडिंग एनर्जी इसका कितना होगा, तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 का मतलब है 7 × 4 हो गया इसका टोटल बाइंडिंग एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में दो 1He2 है, मींस 1H2 है, तो एक का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1 है, तो बाइंडिंग एनर्जी एक का कितना होगा 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि ऐसा 2 है। तो यहां से हमें मिलेगा 28 माइनस 1.1 इंटू 4 इज 4.4। ठीक है, तो इससे हम लोग के पास आंसर आ जाएगा इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 28 माइनस 4.4 इज इक्वल टू 23.6 mega electron volt. In this question, it is given that a radioactive decay counter is switched on at t equal to 0. Okay, तो एक radioactive decay counter है which is switched on at t equal to 0. A beta minus active sample is present near the counter. तो एक beta minus sample है is present near the counter. The counter registers the number of beta minus particle emitted by the sample. तो उस काउंटर में जितना बीटा माइनस पार्टिकल गिर रहा है और वो उसको काउंट कर रहा है। ठीक है, द काउंटर रजिस्टर्स 1 × 10⁵ बीटा माइनस पार्टिकल्स एट 36 सेकेंड्स एंड 1.11 × 10⁵ बीटा पार्टिकल्स एट 108 सेकेंड्स। देन फाइंड द टी हाफ ऑफ दिस सैंपल। ओके, तो यहाँ पे हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि एक न्यूक्लियस का डीके से एक बीटा पार्टिकल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 36 सेकेंड्स में 1 into 10⁵ बीटा पार्टिकल्स काउंट किया है। ठीक है, मतलब इतना रिएक्शन हो गया है, तो इतना डीके हो गया है, तो दैट मीन्स इतना डीके 1 × 10⁵ डीके हुआ है 36 सेकेंड्स में। तो अगर इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस n0 था तो हम लोग लिख सकते हैं n = n0 e⁻ लैम्डा टी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n0 2⁻t/t²। ठीक है, अब n का वैल्यू है 1 × 10 n का वैल्यू नहीं है, ये तो इतना डीके हुआ है, तो मतलब n - n0 का वैल्यू है 1 × 10⁵। ठीक है, ये तो बचा हुआ न्यूक्लियस है और ये तो डीके हुआ न्यूक्लियस है, इतना डीके हुआ 36 सेकेंड में। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे 1 × 10⁵ इज 1 × 10⁵ इज इक्वल टू n0
10.8 सेकेंड्स। ओके, तो इसका मतलब इसका टी हाफ का वैल्यू इज 10.8 seconds. An isotope of potassium K1940 has a half-life of 1.4 into 10 raised to power 9 year and decays to argon 1840, which is stable. Write down the nuclear reaction representing this decay. तो पोटेशियम 1940 ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, और उसका हाफ लाइफ भी दिया हुआ है। तो हाफ लाइफ जो दिया हुआ है दैट इज 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, और ये डीके हो रहा है आर्गन 1840 में। यहाँ पे मास नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एक बीटा डीके है, और चार्ज नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू अ न्यूट्रॉन, मतलब ये एक बीटा प्लस डीके है। तो दिस इज बीटा प्लस, और बीटा प्लस डीके में साथ में एक न्यूट्रिनो पार्टिकल भी रिलीज होता है। ओके ओके, so this is the reaction. Now a sample of rock taken from the moon contains both potassium and argon in the ratio 1:7. Now ratio of potassium to argon दिया हुआ है 1:7, ठीक है। अच्छा, अब n is equal to n0 2 पावर माइनस t बाई टी हाफ होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि n जो है, ये n जो है वो पोटेशियम है, और n माइनस एन नॉट जो है वो आर्गन है, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम जो है वो आर्गन में डीके हो रहा है। तो ये n क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एक्टिव न्यूक्लियस आफ्टर टाइम t, और n माइनस एन नॉट क्या होता है, नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियस आफ्टर टाइम t। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दे, n नॉट 2 पावर माइनस t बाई टी हाफ डिवाइडेड बाय n नॉट माइनस एन नॉट 2 पावर माइनस t बाई टी हाफ इज इक्वल टू 1/7, ठीक है। तो यहां से t का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 3t हाफ। एक बार t का वैल्यू आ जाता है 3t हाफ, तो हाफ लाइफ दिया हुआ है 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, तो t का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, ठीक है, ईयर्स। तो ये एज ऑफ रॉक होगा, ठीक है, क्योंकि इतना रेशियो में ये मिला है। तो एज्यूम हम लोग ये कर रहे हैं कि रॉक जब स्टार्ट हुआ था, बना था, तब पोटेशियम पूरा का पूरा पोटेशियम ही था और पहले कोई आर्गन था ही नहीं। अब वो धीरे धीरे जब पोटेशियम डीके होकर आर्गन में कन्वर्ट होते गया, उसका टाइम से हम लोगों को रॉक का सैंपल का एज मिल गया, ठीक है। तो ये खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4.2 into 10 raised to the power 9 years. So this will be the answer. In this question, it is given that at t equal to 0, a sample is placed in a reactor. तो t equal to 0 पे एक सैंपल जो है उसको रिएक्टर में रखा है। An unstable nuclide is produced at a constant rate in the sample by a neutron absorption. ओके, तो t इक्वल टू 0 पे एक सैंपल को रिएक्टर पे रख दिया और उससे एक अनस्टेबल न्यूक्लियस हमेशा प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब सपोज करो ये एक रिएक्टर है, इस रिएक्टर से एक अनस्टेबल न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट r, ठीक है। उसके बाद द न्यूक्लियाइड बीटा माइनस decays with half life t. Then find the time required to produce 80% of the equilibrium quantity of this unstable nuclide. मतलब कि यहाँ पे पहले सपोज ये डीके हो रहा है ए से बी में, ये जो भी अनस्टेबल सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है, और इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है टाउ, ठीक है, या अभी हम लोग इसको डीके कांस्टेंट लिख लेते हैं लैम्डा। तो टाउ इज इक्वल टू ln2 बाय लैम्डा, बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें लिखे कि dNA/dt, ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे ये 0 था, ये भी 0 था, t इक्वल टू 0 पे। अब t इक्वल टू कोई भी टाइम t पे, एट t इक्वल टू एनी टाइम t,
ये Na बन गया और ये Nb बन गया, ठीक है। अब dNa बाई dt क्या है, dNa बाई dt R रेट से तो वो कॉन्स्टेंटली बने जा रहा है, R रेट से वो कॉन्स्टेंटली बने जा रहा है, और लैम्डा Na रेट से वो कॉन्स्टेंटली डीके भी होते जा रहा है, क्योंकि रेट ऑफ डीके इज लैम्डा n, समझ में आ गया। और यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन इज R, तो ये बन भी रहा है और डीके भी हो रहा है। तो जब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा dNa बाय R माइनस लैम्डा Na इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेट कर देंगे, t इक्वल टू 0 पे Na का वैल्यू क्या था, 0 था। t इक्वल टू कोई भी टाइम t पे Na का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, Na का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से Na का वैल्यू क्या आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 बाय लैम्डा ln R माइनस लैम्डा Na, इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू Na इज इक्वल टू t। तो यहां से आएगा ln R माइनस लैम्डा Na डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, मतलब R माइनस लैम्डा Na डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। अच्छा, तो यहां से आ जाएगा लैम्डा Na इज इक्वल टू R 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा टी। तो Na का जो वैल्यू आएगा वो आएगा R बाय लैम्डा इंटू 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा टी। तो किसी भी टाइम पे ये Na का वैल्यू है। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Na कितना होगा, किसी भी टाइम में जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Na कितना होगा, जब ये टर्म 0 होगा, मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Na जो हो सकता है वो है R बाय लैम्डा। R बाय लैम्डा से ज्यादा Na का वैल्यू नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस टाइम के बाद 80% ऑफ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ दिस अनस्टेबल न्यूक्लियस हमें मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि कितने टाइम के बाद ये जो न्यूक्लियस है A, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का 80% होगा, ठीक है। तो अगेन आई एम रीडिंग, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 80% ऑफ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ दिस अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब बोल रहा है इसका सिर्फ 80% चाहिए, तो 0.8 80% मीन्स व्हाट, 0.8 इंटू आर बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर बाय लैम्डा इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी। आर बाय लैम्डा कैंसिल हो गया, तो यहां से बन जाएगा e पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। तो यहां से अब दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा ln e पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू ln 0, और या ठीक है इसको 0.2, ठीक है। तो इससे हम लोग को टाइम का वैल्यू चाहिए, तो यहां से टाइम का जो वैल्यू आएगा ln 5, मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय ln 2 इंटू टाउ, ठीक है, वेयर टाउ इज ln 2 बाय लैम्डा, ओके। In this question, it is given that suppose that the sun consists entirely of hydrogen atom and releases the energy by the nuclear reaction 4 1H1 gives 2He4. तो 4 टाइम्स 1H1 से मिल रहा है He24, और इसमें बोल रहा है कि Q वैल्यू जो आ रहा है या जो एनर्जी रिलीज आ रहा है दैट इज 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो सन में सिर्फ हाइड्रोजन है और इस रिएक्शन से वो फ्यूज होके हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। इफ द टोटल आउटपुट पावर ऑफ द सन इज एज्यूम्ड टू बी रिमेन कांस्टेंट, तो टोटल पावर आउटपुट of sun is constant and that is equal to 3.9 into 10 raised to the power 26 watt. Then find the time it will take to burn all the hydrogen. Take the mass of the sun as 1.7 into 10 raised to the power 30 kg. Now, total number of hydrogen atoms, total number of hydrogen atoms in the sun, how much it will be? तो मास ऑफ द सन दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 30 kg, ठीक है, ये मास ऑफ सन है, ओके। और
एक एटम का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहां से हमें मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.02 इंटू 10⁻57। इतना एटम्स है और 4 हाइड्रोजन एटम से एक फ्यूजन हो रहा है। सो 1 फ्यूजन 4 एटम्स। तो देयरफॉर इतने एटम से 1.02 इंटू 10⁻57 एटम से कितना फ्यूजन होगा? 0.254 इंटू 10⁻57 इतना फ्यूजन होगा। ठीक है, अब 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी से एक फ्यूजन से निकल रहा है। तो 1 फ्यूजन इज 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, मतलब 26 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो इससे एक फ्यूजन से कितना एनर्जी निकलेगा इन टर्म्स ऑफ जूल? क्या लिखेंगे? 4.16 इंटू 10⁻⁻12 जूल। तो ये एक फ्यूजन से इतना निकल रहा है। अब कितना फ्यूजन होना है? इतना फ्यूजन होना है। तो टोटल एनर्जी कितना होगा? टोटल एनर्जी होगा 0.254 इंटू 10⁻57 इंटू 4.16 इंटू 10⁻⁻12 जूल। तो यहां से कितना वैल्यू आएगा? 1.05 इंटू 10⁻45 जूल्स। इतना एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, अब कांस्टेंट रेट 3.9 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड रिलीज होता है। 3.9 इंटू 10⁻26 जूल एक सेकेंड में रिलीज होता है। ओके, सो एक 3.9 इंटू 10⁻26 राइट, 3.9 इंटू 10⁻26 जूल एक सेकेंड में। तो यूनिट जूल 1/3.9 इंटू 10⁻26, तो 1.05 इंटू 10⁻45 जूल जो है वो कितना टाइम में रिलीज होगा? तो वो हो जाएगा 1/3.9 इंटू 10⁻26 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 इंटू 10⁻45 सेकेंड्स। तो यहां से हमें मिलेगा 8/3 इंटू 10⁻18 सेकेंड्स। सो इतने टाइम तक अर्थ जो है वो एक्टिव रहेगा। सन जो है वो एक्टिव रहेगा। उसके बाद सन जो है वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दिस टाइम सन विल कन्वर्ट इनटू अ न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, अर्थ ऑलरेडी अपना सन ऑलरेडी अपना हाफ लाइफ कवर कर चुका है। अब और हाफ लाइफ बचा है, मतलब अराउंड 45 बिलियन ईयर्स। 45 बिलियन ईयर्स के बाद सन विल कन्वर्ट इनटू अ न्यूट्रॉन स्टार। In this question, it is given that the positron is a fundamental particle with same mass as that of an electron and with a charge equal to the charge of an electron but opposite sign. तो positron जो है वो एक elementary particle है जिसका mass is same as the mass of electron और charge भी magnitude wise is same but it is a positive charge. When a positron and an electron collide, now positron और electron जो है they are matter and antimatter, and whenever matter and antimatter collides they annihilate each other and convert to a photon. ठीक है, तो मास को डिस्ट्रॉय करके वो फोटोन में कन्वर्ट हो जाता है। The energy corresponding to their masses appears in photons of equal energy. तो दो फोटोन बना रहा है, दोनों का एनर्जी सेम है। Then find the wavelength. तो सबसे पहले तो rest mass energy of electron is equal to a positron
एंड दैट इज इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर, आइंस्टाइंस इक्वेशन, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ये जो एनर्जी है दोनों का, तो टोटल मिला के 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो 2 फोटोन बन रहा है, तो दोनों फोटोन को इक्वल इक्वल मिल रहा है, तो एक फोटोन को कितना मिल रहा है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक फोटोन को 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है, तो दिस हैज टू बी इक्वल टू hc बाय लैम्डा। अब लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी hc का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1.24 इंटू 10⁻⁻12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 2.48 picometer. Okay, in this question it is given that when two deuterons 1h2 fuse to form a helium nucleus He24, 23.6 mega electron volt energy is released. Find the binding energy of helium if it is 1.1 mega electron volt for each nucleon of deuterium. Okay, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1h2 और 1h2 फ्यूज होके He24 मिल रहा है, ठीक है। अब इसका जो टोटल एनर्जी रिलीज्ड है वो है 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज टू बी इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। That means 23.6 mega electron volt is equal to binding energy of product. अब यहाँ पे मेरे को बोल रहा है find the binding energy of helium, तो वही तो निकालना है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम निकालना है, तो इसको ऐसे रख देता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस, अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मतलब ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, तो एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1 है, तो एक का कितना होगा, एक में 2 न्यूक्लियन है तो 2.2, तो 2 ड्यूटेरॉन कंबाइन हो रहा है, तो इसका मतलब टोटल न्यूक्लियन कितना है 4 है, तो एक न्यूक्लियन का 1.1, तो 4 न्यूक्लियन का कितना 1.1 इंटू 4 मतलब 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम will come out to be 28 mega electron volt. मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना आएगा 28 divided by 4 and that is equal to 7 mega electron volt. Consider the following reaction: 1H2 plus 1H2 gives He24 plus Q, ठीक है, और mass of the deuterium atom is this and the mass of the helium atom is this, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो Q वैल्यू होगा वो होगा 2 multiplied by mass of deuterium nucleus that is 2.0141 minus mass of the helium atom that is 4.0024 into 1 AMU into C square, ठीक है। ये Q वैल्यू का फॉर्मूला होता है, द मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो यहां से जो Q वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.0258 मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से जो Q का वैल्यू आएगा दैट विल बी 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज अ फ्यूजन रिएक्शन, ऑब्वियसली यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है and the energy released is 24 mega electron volt. In this question they have given you nuclei of a radioactive element A are being produced at a constant rate alpha. So एक न्यूक्लियस A है जो कि एक कांस्टेंट रेट अल्फा से प्रोड्यूस हो रहा है और डीके हो रहा है एट अ रेट कांस्टेंट लैम्डा, ठीक है, या डीके कांस्टेंट लैम्डा। t इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी यहाँ पे n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस था और इसका 0 था, और कोई भी टाइम t पे मान लेते हैं इसका n नंबर ऑफ न्यूक्लियस है या na नंबर ऑफ न्यूक्लियस है और इसका nb नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। तो dNA/dt अगर हम लोग लिखेंगे तो ये जो A है ये किस रेट से बन रहा है, ये अल्फा रेट से बन रहा है, और किस रेट से डीके हो रहा है, जो रेट ऑफ डीके होता है वो होता है लैम्डा n।
ठीक है। अब dNA बाय dt का वैल्यू है अल्फा माइनस लैम्डा Na। तो अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूं तो यहां पे हम लोग इसको पहले वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, और t इक्वल टू 0 पे n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस था, और t इक्वल टू t पे जो हमें निकालना है, ठीक है, पहला पार्ट में यही तो है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ A एट टाइम t। तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो मिलेगा -1/λ ln अल्फा माइनस लैम्डा Na, ठीक है, इंटीग्रेट इट फ्रॉम n नॉट से Na इज इक्वल टू t। ठीक है, तो यहां से मिलेगा ln अल्फा माइनस लैम्डा Na डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस लैम्डा n नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। यहां से हम लोग को मिल जाएगा अल्फा माइनस लैम्डा Na इज इक्वल टू अल्फा माइनस लैम्डा n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा अल्फा माइनस लैम्डा n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t इंटू 1/λ इज इक्वल टू Na। तो ये हम लोग को मिल गया Na एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ A एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा है, अगर अल्फा का वैल्यू 2n नॉट लैम्डा है, then calculate the number of nuclei of A after one half life of A and also the limiting value of n at time t equal to infinity। तो यहां पे सबसे पहला at t is equal to ln2 by lambda, तो na का वैल्यू क्या होगा, तो जस्ट पुट कर देंगे। अच्छा, यहां पे अल्फा का वैल्यू भी तो दिया हुआ है, अल्फा इज 2n नॉट लैम्डा, तो अल्फा को यहां पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/λ इंटू 2n नॉट लैम्डा माइनस 2n नॉट लैम्डा माइनस n नॉट लैम्डा इज n नॉट लैम्डा इंटू e पावर माइनस लैम्डा टी। अब लैम्डा इंटू टी कितना है, ln2, तो e पावर माइनस ln2 का मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ हाफ, तो इसको मैं लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय हाफ। अब 2 माइनस हाफ होता है 3/2, तो Na का वैल्यू आ जाएगा 3/2 n नॉट, ठीक है, लैम्डा कैंसिल हो गया। ओके, बी पार्ट है क्वेश्चन का कि t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा। तो एट t इक्वल टू इंफिनिटी जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तो ये टर्म हो जाएगा 0, ठीक है, और ये जब 0 हो जाएगा तो Na का वैल्यू हो जाएगा 2n नॉट। तो फाइनली नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ A कितना होगा, 2n नॉट, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। In this question it is given that electrons in hydrogen like atom जिसका Z3 है, मतलब atomic number 3 है, makes a transition from the 5th to the 4th orbit। 5th से 4th orbit में transition हो रहा है, ठीक है, and from the 4th to the 3rd orbit, फिर 4th से 3rd भी transition हो रहा है। The resulting radiations are incident normally on a metal plate and eject photoelectron। तो इन दोनों से जो भी वेवलेंथ निकल रहा है उसको एक मेटल प्लेट पे गिरा रहे हैं जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहा है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बाय द शॉर्टर वेवलेंथ इज 3.95 वोल्ट। मतलब के मैक्स दिया हुआ है फॉर शॉर्टर वेवलेंथ मींस लार्जर एनर्जी, तो फॉर लार्जर एनर्जी के ई मैक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देन फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बाय द लॉन्गर वेवलेंथ। तो लार्जर एनर्जी तो ऑब्वियसली ये होगा, ठीक है। अब थर्ड से फोर्थ को अगर हम लोग देखें या फोर्थ से थर्ड का हम लोग ट्रांजिशन देखें तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -13.6 इंटू जेड स्क्वायर मतलब 9 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मतलब 1/16 माइनस 1/9। तो इससे हम लोग को इसका जो एनर्जी मिलेगा वो होगा 0.66 इंटू 9, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आएगा, 5.94, ठीक है। अब
ये जो एनर्जी है ये 5.94 इसको जब स्ट्राइक कर रहा है तो Ke मैक्स जो आ रहा है 3.95। तो अगर हम लोग आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन लिखेंगे E इज इक्वल टू 5 प्लस Ke मैक्स, तो इससे फाई का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 5.94 माइनस 3.95 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो फाई का वैल्यू आ गया। अब ये दूसरा वाला वेवलेंथ को अगर निकाले तो ये जो दूसरा वाला वेवलेंथ आएगा वो आएगा -13.6 इंटू 9 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/25 माइनस 1/16। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा हमारे पास ये आएगा 2.79। ठीक है, अब ये एनर्जी अगर इसको स्ट्राइक करेगा 2.79 तो उस केस में फिर से आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन लगा देंगे। तो E इज इक्वल टू 5 प्लस Ke मैक्स, तो फाई का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2.79 माइनस 5 सॉरी E का सॉरी Ke 2.79 माइनस, तो ये तो E का वैल्यू है -5, फाई का वैल्यू है 1.99, अप्रोक्सीमेटली 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ये हो गया फाई का, सॉरी ये हो गया Ke मैक्स का वैल्यू, दिस इज Ke मैक्स। ठीक है, तो पहले हमने फाई निकाला, मेटल का फाई तो चेंज होगा नहीं, तो उससे दूसरे वाले के लिए Ke मैक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं बता रहा हूं कि आंसर क्या क्या होगा। तो पहले हमने निकाला वर्क फंक्शन होगा 1.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा फिर हमने निकाला स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा 0.8 वोल्ट, क्योंकि Ke मैक्स है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा 0.8 वोल्ट। In this question, it is given that a beam of light has three wavelengths 4144 angstrom, 4972 angstrom, 6216 angstrom, जिसका टोटल इंटेंसिटी है 3.6 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर, और सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब एक का इंटेंसिटी जो है वो है, एक का जो इंटेंसिटी है तीनों को सेम है तो वो बनेगा डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 1.2 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब द बीम फॉल्स नॉर्मली ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है ऑफ अ क्लीन मेटेलिक सरफेस, जिसका वर्क फंक्शन भी गिवन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Assume that there is no loss of light by reflection and that each energetically capable photon ejects 1 electron। तो इसका मतलब कि एफिशिएंसी जो है इसमें 1 है, 100% है, मतलब जितना फोटोन गिर रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड इन 2 सेकेंड, या यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग इन 2 सेकेंड्स। बात एक ही है, क्योंकि एफिशिएंसी 1 है, जितना फोटोन गिर रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हर एक का एनर्जी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाले का एनर्जी होगा 1240 डिवाइडेड बाय 414.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे वाले का एनर्जी होगा 1240 डिवाइडेड बाय 497.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरे वाले का एनर्जी होगा 1240 डिवाइडेड बाय 621.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है E1 के लिए आएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 के लिए आएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E3 के लिए आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये कोई काम का नहीं है, बिकॉज इसका जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से छोटा है। इसका मतलब अगर ये स्ट्राइक भी कर जाए इससे कोई फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होने वाला नहीं है। इसका मतलब कि हमें सिर्फ इन दोनों एनर्जीज का यूज है। अब हमें पता है जो N/T होता है वो होता है IA/E, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे I1A/E1 प्लस I2A/E2, क्योंकि यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब I1 और I2 दोनों ही बराबर है, तो यहां से हम लोग लिख देंगे 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय
तो ये दोनों के लिए ही सेम है, तो इसको कॉमन ही ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय 1/E1 प्लस 1/E2। E3 नहीं लिखना होगा क्योंकि E3 से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होने वाला नहीं है, तो यहां से लिख देंगे 1/3 प्लस 1/2.5, लेकिन यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी था, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर हमने SI यूनिट लिखा है। तो यहां से जो हमें N/T का वैल्यू मिलेगा 5.52 इंटू 10⁻11। तो 2 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये N/T है, तो ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम भी है क्योंकि 100% एफिशिएंसी है, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम या इन 2 सेकेंड का वैल्यू हो जाएगा 5.52 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 11 इंटू 10⁻11 या 1.1 इंटू 10⁻12, ठीक है। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटअप, a point source of light of power 3.2 into 10⁻³ watt emits mono energetic photons of wavelength 5 electron volt। तो एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पावर भी गिवन है 3.2 इंटू 10⁻³ वाट, और सोर्स जो है वो 0.8 मीटर की दूरी पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्टेशनरी मेटेलिक स्फीयर। तो ये एक मेटेलिक स्फीयर है और ये जो सोर्स है ये इससे 0.8 मीटर की दूरी पे है और इसका रेडियस भी दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितना होगा, इंटेंसिटी जो इस पे गिर रहा है दैट विल बी इक्वल टू P/4πr², ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल देंगे, ये वैल्यू R ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4π इंटू 0.8 होल स्क्वायर। ये इस पे इंटेंसिटी गिर रहा है, तो ये अगर इस पे इंटेंसिटी गिर रहा है तो इस पे पावर कितना गिरेगा, पावर फॉलिंग ऑन द स्फीयर is intensity on into area. Power falling on the sphere is equal to intensity multiplied by area। अच्छा, इंटेंसिटी कितना होगा 3.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4π इंटू 0.8 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज पाई इंटू 64 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा पावर फॉलिंग ऑन द स्फीयर। अब इतना पावर गिर रहा है स्फीयर पे तो कितना फोटॉन्स गिर रहा है पर यूनिट टाइम, सो N/T इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय E। N/T is power falling on the sphere divided by E and that will be equal to 3.2 पाई कैंसिल हो गया into 64 into 10⁻⁻9 divided by 4 into 64 into 10⁻⁻², ठीक है, into 1/E। अब 1/E, E का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं लिख रहा हूं 1/5, लेकिन इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सब ऐसा यूनिट में लिखा हुआ है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये मिल गया हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द स्फीयर पर यूनिट टाइम, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज 1 फॉर एवरी 10⁻6 इंसिडेंट फोटोन। मतलब 10⁻6 फोटोन गिरता है तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इतना फोटोन गिरने से कितना फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड विल बी इक्वल टू 3.2 इंटू 64, 64 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 64 को कैंसिल कर देते हैं और ये भी 0.8 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख देंगे 0.8
डिवाइडेड बाय 16 इंटू 5 कितना होता है 80, तो ये बन जाएगा 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर ये -21 है, 21 माइनस 9 कितना होगा 12। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, और साथ में इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक फोटोन मतलब एक फोटो इलेक्ट्रॉन इतना फोटोन से निकल रहा है। ठीक है, तो इतना मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू दी पावर -6 जो होगा वो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये सिंपल यूनिटरी मेथड है। 10 रेज टू पावर 6 फोटोन से एक, तो एक से 1 बाय 10 रेज टू पावर 6, तो इतना से इतना मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -6। सो यहां से हमारे पास जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड है वो आ जाएगा, ये हो गया 0.1, दैट इज 10 रेज टू पावर -1, तो ये आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर 5 फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो हो गया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड, इसका आंसर हो गया 10 रेज टू दी पावर 5 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जो है वो इजेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन का बी पार्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट टू द de Broglie wavelength of the fastest photoelectrons emitted। तो अगर वर्क फंक्शन क्वेश्चन में दे दिया है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, के मैक्स निकाल लेते हैं। सो के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस 5, और जो एनर्जी है वो 5 है और जो वर्क फंक्शन है वो 3 है, तो इससे के मैक्स का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। तो इससे हमें जो वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिलता है वो होता है √150/2 एंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्वल टू √75, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्चुअली 12.23 डिवाइडेड बाय 2 बाय 12.23 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो v का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे √2 एंगस्ट्रॉम, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब बोल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन कितना है, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो है वो होगा hc/e। अब e है 5, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1240 डिवाइडेड बाय 5 नैनोमीटर, तो यहां से लैम्डा ऑफ फोटोन आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन टू द de Broglie वेवलेंथ ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का जस्ट रेशियो लेना है, मतलब दे आर आस्किंग यू द रेशियो ऑफ फोटोन वेवलेंथ एंड इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ, तो ये कितना होगा, इन दोनों को डिवाइड करने से आ जाएगा, एंड दिस विल कम आउट एज 286.18। ठीक है, इसको डिवाइड करने से ये आंसर आ जाएगा, तो ये हो गया बी पार्ट। अब क्वेश्चन का सी पार्ट क्या है, तो क्वेश्चन का सी पार्ट है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टॉप्स एट अ सर्टेन टाइम t आफ्टर द लाइट सोर्स इज स्विच्ड ऑन, व्हाई। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें हमें पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है, सॉरी फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है अगर सफिशिएंट एनर्जी का है तो। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो स्फीयर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। अब स्फीयर जब पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो उसका मतलब वो अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इसका अट्रैक्टिव पावर बढ़ेगा। एक पॉइंट पे ऐसा अट्रैक्टिव पावर बढ़ जाएगा कि और इलेक्ट्रॉन को वो निकलने ही नहीं देगा। एक तो ये एक्सप्लेनेशन है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि ये तो एक एमिटर प्लेट है, एमिटर प्लेट जो है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है, तो इसका पोटेंशियल अगर बढ़ जाता है तो वो रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है। अब क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज बनते जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब हायर पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। अब इसका पोटेंशियल बढ़ने का मतलब होता है रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, और अगर रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट पे वो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगा, और अगर वो स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि और इलेक्ट्रॉन अब नहीं निकल पाएगा, तो इसका मतलब और इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। अब वो जो टाइम है, किस टाइम के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा वो भी हमें निकालना है। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो टाइम सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये एक स्फीयर जो है
इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू कितना है। तो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे निकाला था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो के मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर यूनिट टाइम कितना होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट द टाइम व्हेन photoelectric effect stops, photoelectric effect stops is t। तो t टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इन टाइम t इज इक्वल टू, तो यहां पे हम लोगों ने निकाला था 10⁵ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकल रहा है, तो t टाइम में 10⁵ t इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन द स्फीयर, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द स्फीयर जो हम लोग का बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ दैट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल गया है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज ऑन द स्फीयर। अब हमें पता है जो पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R। K होता है 9 इंटू 10⁻⁹। If you like my video, do hit the like button and share my work with your friends, your juniors, your seniors, and any other student who is preparing for JEE, NEET, and any other competitive exam. Also, subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get notified whenever I upload my next video.